हेलो बच्चों, हम कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दो स्थितियों में हमें करनी होती है। एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हम इससे पहले कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपके पास है। अब हम करेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष के लंबवत। अक्ष मैंने आपको बताया था इस तरह से, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो हमने मान लिया है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है, जहाँ पर हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर उसी तरह से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है, तो मध्य बिंदु से L इधर हो जाएगी और L इस तरफ। ज्योमेट्रिकली यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसका हाइपोटेनियस है PB, तो PB स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है OP का स्क्वायर। OB कितना है L स्क्वायर प्लस OP R स्क्वायर। तो जो PB है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी PB इक्वल्स टू PA। तो अगर PB हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो PB भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो बेस के साथ इन दोनों का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ आते हैं, हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया ये हमारा आवेश -Q होता है और यहाँ पर +Q। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 मान लेते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन B से P तक की दूरी, यानी PB का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन PB की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। तो E1 हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट गया। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया है कि जो टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है, उसको हम इस बिंदु पर रख लेंगे जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये पॉजिटिव है, परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी इसके कारण वो इस दिशा में हो जाएगी। अब दिशा हो गई B से P की तरफ, यानी BP दिशा में। अब आते हैं -Q पर। तो उसी तरह से -Q आवेश के कारण तीव्रता हमने मान ली कितनी? E2। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका आवेश भी Q है, और -Q से यहाँ तक की दूरी यानी AP का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमने देखा कि दोनों इक्वल है, तो ये यहाँ पे सेम आएगा। तो हमारा E2 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन
स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से टेस्टिंग चार्ज अगर पी पर रखा होगा तो ये माइनस क्यू चार्ज जो है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी P से A की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे PA दिशा में। हम देख पा रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से E1 और E2 का जो परिमाण है वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से E1 की वैल्यू इक्वल टू E2 की वैल्यू। ठीक, तो अब इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ना तो एक ही साइड है ना ऑपोजिट है, तो इसको हमें इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए एक इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ डाल देंगे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन इसको काट रही है, तो जिसको हम संगत कोण कहते हैं ज्योमेट्री में, तो उसकी वजह से ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। उसी तरह फिर से हम लेते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये तिरछी लाइन इसको काट रही है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण जिसे हम कहते हैं, एकांतर कोण की वजह से एकांतर कोण इक्वल होते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसके वर्टेक्स से इस तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे और इस तरफ, ऐसे ही इसके वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और इस तरफ। तो इस तरह से हमारे ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है ये कंपोनेंट में बट जाएगी। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका और ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्या, ये E1 है, इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, जो E1 है वो कर्ण है हाइपोटेनियस। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इसमें ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, यानी लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो हमारी ये वाली जो वैल्यू आई है परपेंडिकुलर वाली, ये हो गई E1 साइन थीटा। अब बेस करते हैं, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कोस थीटा होता है और बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा, यानी आधार बराबर कर्ण इंटू कोस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा E1 कोस थीटा। बिल्कुल सेम इसी तरह से E2 के लिए आएंगे, थीटा है, थीटा के लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वही हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, यानी लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया E1 साइन थीटा। बेस के लिए कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा, यानी आधार बराबर कर्ण इंटू कोस थीटा। ये हमारे कंपोनेंट आ गए। आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से कि E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, साइन थीटा सेम है, E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक की। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
चित्रानुसार परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, हमने चित्रानुसार लिख दिया। चित्रानुसार के अकॉर्डिंग अपने आप पता चल जाएगा कि चित्रानुसार ये कैंसिल हो रहे हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब E1 और E2 क्योंकि इक्वल है तो हम E2 की जगह भी E1 लिख सकते हैं। तो E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा यहाँ लिख देंगे, चूंकि E1 बराबर E2, तो ये ऐड होके हो गया 2E1 कोस थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया E2E1 कोस थीटा के इक्वल। अब यहाँ हम वैल्यू रखते हैं E1 की। हमारी जो वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट से आप देखेंगे कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² प्लस L²। अब बात आती है कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं POB। तो POB से कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है OB अपॉन हाइपोटेनियस है PB। यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल OPB से। तो कोस थीटा की जगह ये हमारी वैल्यू आएगी 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² प्लस L²। OB है L और PB है √r² प्लस L²। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q × इस 2 को हम इस L के साथ ले गए 2L अपॉन r² प्लस L² की पावर। ये r² प्लस L² की पावर 1 है और √ का मतलब होता है 1/2, यानी r² प्लस L² की पावर हाफ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q × 2L आपका जाना पहचाना है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P, r² प्लस L² की पावर। देखिए 1 ये है और 1/2 ये है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 में 1/2 जब आप ऐड करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर P रखने के बाद ये काम आपको जब आप Q × 2L की जगह P रख दोगे उसके बाद करना है। क्या करना है कि हम यहाँ पर बताएंगे कि L² मच लेस देन r², क्योंकि हमने क्या कहा है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार इनके बीच में आवेशों के बीच में अल्प दूरी होती है। अल्प का भी आधा कर दिया और छोटी हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज L² मच लेस देन r², इसलिए r² की तुलना में L² को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r² की पावर 3/2। जब 2 × 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और E = होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r की पावर 3 यानी r³। तो ये हमारा आ गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक वही, न्यूटन प्रति कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी आएगी कहाँ से, देखिए E हमें मिला है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा को ऐड करके, तो जो इन दोनों की डायरेक्शन होगी वही हमारी E की डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन इधर से इधर को, यानी B से A की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे
बी ए दिशा में। ओके बच्चों, ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट आर्टिकल था। आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।